अभी चंद कदम आगे बढ़ा था कि मुझे एक उम्र रसीदा आदमी नजर आया। अच्छी शख्सियत का मालिक था, लिबास भी बहुत उम्दा। वो हम दोनों को देखकर एक लम्हे के लिए ठिठक कर रह गया और फिर आगे बढ़ाया। हेलो, पहले उसने लड़की और फिर मुझे देखते हुए कहा। फिर उसकी निगाहें मेरे पैरों की जानिब उठ गईं। उसने मेरे लिबास का भी जायजा लिया लेकिन कुछ बोला नहीं और खामोशी से वापस पलट पड़ा। आओ चलते रहो, लड़की बोली और मैं उसके साथ आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद हम उस इमारत में दाखिल हो गए। लड़की मेरी रहनुमाई करती हुई एक राहदारी में पहुंची और फिर एक ऐसे कमरे के सामने जिसका दरवाज़ा बंद था, लड़की ने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई तो मैंने कमरे को अच्छा खासा सजा हुआ पाया। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, ये मेरे अंकल थे जो बाहर गए हैं। शुक्र है तुमने इनका तारुफ कराना तो पसंद किया, अभी उनसे भी तुम्हारा तारुफ नहीं हुआ है। वैसे एक फ़ायदा तुम्हें बेशक हो गया। क्या? ये सामने जो अलमारी है इसमें कपड़े टंगे हुए हैं, अंकल के लिबास हैं, कोई भी लिबास निकाल कर पहन लो, मेरा अंदाज़ा है तुम्हारे बदन पर फिट आएगा। मैंने गहरी सांस ली और वो आहिस्ता से बोली, मैं बाहर जा रही हूँ, लिबास पहनकर खुद को संवार लो, अजीब से लग रही हो। लेकिन नंगे पाँव रहूँगा, मैंने हंसकर कहा, इसका भी बंदोबस्त हो ही जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि लिबास मेरे बदन पर फिट था। थोड़ा बहुत फ़र्क तो खैर होता ही है, लेकिन इस वक्त तो सिर्फ बदन ढकना मकसूद था। गीले कपड़ों से निजात पाकर मैंने आईने के सामने पहुंचकर अपने बाल संवारे। अजीब सी शक्ल हो गई थी लेकिन अब खासा बेहतर हो गया। मैं चंद लम्हात कमरे का जायज़ा लेता रहा और इसके बाद एक आराम कुर्सी पर बैठ गया। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि एक मुलाजिम टाइप लड़का नाश्ते के बर्तन हाथ में उठाए अंदर दाखिल हो गया। उसकी उम्र 16-17 साल के करीब थी। उसने गहरी निगाहों से मुझे देखा और फिर मेरे गीले कपड़े उठाकर बाहर निकल गया। मैंने उससे भी गुफ्तगू करने की कोशिश नहीं की, अलबत्ता नाश्ते की जानिब पूरी तरह मुतवज्जा हो गया क्योंकि उस वक्त सूरत हाल ऐसी ही थी। लड़की और उम्र रसीदा शख्स का मामला अभी तक मेरे लिए ताज्जुब खेज था और मैं ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहा था कि ये लोग कौन हैं और यहाँ इनकी मौजूदगी क्या हैसियत रखती है। नाश्ता करने के बाद मैंने कॉफ़ी के 2 कप पिए और फिर कॉफ़ी का आखिरी घोंट ले रहा था कि वो अंदर दाखिल हो गई। उसके शगुफ्ता चेहरे पर मामूल के मुताबिक मुस्कुराहट खेल रही थी। अंदर आकर बोली, मुआफ़ करना डियर, उस वक्त मजबूरी थी, मैंने नाश्ता तुम्हें यहीं भिजवा दिया, महसूस न करना। मैं मुस्कुराकर खामोश हो गया। फिर हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर पाए थे कि वही मुअम्मर शख्स अंदर दाखिल हो गया और उसने कहा, और तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वाकई तुम उस दरिया से नमूदार हुए हो? क्या जवाब दूँ इन साहिब को इस बात का? मैंने लड़की की तरफ रुख करके कहा और वो हंस पड़ी। फिर बोली, असल में अंकल साम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि तुम दरियाज़ादे हो और तुमने मेरे बारे में इन्हें यही बताया होगा, गलत तो नहीं बताया? हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर तुम्हारे नाम से अभी तक वाकिफ़ नहीं हो सका। खुशकिस्मती से हम लोग एक दूसरे के नाम से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं हो सके। मैंने कहा, तो फिर मुझसे मिलो, मेरा नाम साम आर्नी है और आप मुझे जलाल कह सकते हैं। और बेबी के बारे में तो तुम जानते ही होगे। नहीं, मैंने इन्हें अपनी पसंद का नाम दिया है, मैंने जवाब दिया। क्या? सुबह? ओह, वो मुस्कुरा दिया। फिर बोला, नाम वाकई बहुत अच्छा है, अगर मुमकिन होता तो इब्तदा में ही इसका यही नाम रखा जाता। वाकई ये सुबह की तरह शगुफ्ता है। उसी वक्त वही मुलाजिम लड़का अंदर दाखिल हुआ और उसने झुककर साम से कुछ कहा। सामने आहिस्ता से गर्दन हिलाई और बोला, ठीक है, यहाँ भेज दो। कोई आया है अंकल? लड़की ने सवाल किया। हाँ। कौन? लेकिन साम जवाब नहीं दे सका था कि एक शख्स अंदर दाखिल हुआ और उसे देखकर मेरी आंखें शिद्दत हैरत से फैल गईं। ये दराज कामत डीको था। एक लम्हे में उसने मुझे और मैंने उसे पहचान लिया। डीको से मेरा बराह रास्त वास्ता रहा था, लेकिन उसने अंदर आकर किसी हैरानी का मुजाहरा नहीं किया और मध्यम लहजे में बोला, हेलो डियर, जलाल सहका, कैसे हो तुम? इसके साथ ही वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मैं अब भी ताज्जुब से उसे देख रहा था। लड़की और उम्र सीधा शख्स की निगाहें भी उसी तरफ उठी हुई थीं। और तुम लोग यकीनन नाश्ता कर चुके होगे डियर सैम, उसने मुअम्मर शख्स से कहा। हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाया जा सकता है। नहीं, इत्तफाक से मैं भी नाश्ता करके ही आया हूँ। डीको की आमद ने एक लम्हे के लिए मुझे फिर जहनी तौर पर उलझा दिया। साम के अंदाज से भी ऐसा लग रहा था जैसे डीको की आमद उसके लिए मुतज्जब खेज ना हो। डीको ने कहा, अब जबकि सब लोग नाश्ते से फारिग हो चुके हैं तो क्या ख्याल है, मैं और जलाल थोड़ी सी बात कर लें? आप लोगों को कोई एतराज़ तो नहीं है? अगर तुम एक दूसरे के शनासा हो तो भला मुझे क्या एतराज़ हो सकता है? आओ, डीको ने अजीब से लहजे में कहा और मैं खामोशी से उठ गया। फिर हम दोनों इस इमारत के एक अलग थलग कमरे में पहुंच गए।
डीको ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। इस वक्त भी उसकी आंखों में वही चमक लहरा रही थी जो मैं पहले भी देख चुका था, अजीब सी चमक। लेकिन उसके अंदाज में मुस्कुराहट बताती थी कि वो मेरे बारे में कोई बुरा ख्याल दिल में नहीं रखता। जलाल सहगा मामूली नाम नहीं है और मैं इस नाम की कदर व इज्जत करता हूँ। ये अलग बात है कि जलाल सहगा से मेरी मुलाकात ज़रा गलत अंदाज में हुई, लेकिन ये भी सच है कि जलाल सहगा का अपना एक नाम है। यहाँ अचानक तुमसे मुलाकात करके मिस्टर डीको मुझे वाकई हैरानी हुई है। क्यों? इसलिए कि मैं तमाम सूरत हाल से नावाकिफ़ हूँ। क्या वाकई? उसने हंसते हुए कहा। हाँ, यही समझ लो। कमाल है, जो कुछ हुआ है वो हालात का तकाजा था। लेकिन तुम यहाँ खूब पहुँचे, शायद मेरा अंदाज़ा भी यही था। अंदाज़ा? मैंने सवाल किया, लेकिन डीको एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। उसने कुछ लम्हे खामोशी इख्तियार किए रखी, फिर बोला, सीगल से मिल लिए? हाँ, मुलाकात हो गई है। जानते हो वो कौन है? नहीं, मैंने जवाब दिया। मेरी बहन है वो, डीको बोला। क्या वाकई? हाँ, सारी दुनिया में मेरा उसके अलावा और कोई नहीं। और ये मिस्टर साम हमारे अंकल हैं, मेरे वालिद के दोस्त। इन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी हमारे साथ ही गुजारी है। जब मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे। वालिद की जायदाद बेपनाह थी। मरते वक्त उन्होंने अपने दोस्त साम आर्नी को हमारा निगरान मुकर्रर किया और उन्होंने ही हम दोनों की परवरिश की। लेकिन माय डियर, अगर तुम एक साहिब हैसियत इंसान हो तो क्या तुम्हारी कार्रवाइयाँ किसी खास मकसद के तहत हैं? यह सब कुछ भी मुझे विरसे में मिला है। कैसे? मैंने सवाल किया। मुझे ताज्जुब था कि डीको का अंदाज मेरे साथ अचानक ही इस कदर शरीफाना क्यों हो गया है। पता नहीं क्या चक्कर था। कुछ लम्हे सोचने के बाद उसने कहा, असल में मेरे वालिद का ताल्लुक एक ऐसे गिरोह से था जो ख़तरनाक मकासद रखता था। खातून दोजाना का ख़ानदान भी एक ऐसे ही गिरोह से ताल्लुक़ रखता था और उन दोनों गिरोहों के दरमियान खासी हंगामा आराई होती थी। लेकिन फिर मेरे वालिद खातून दोजाना के ख़ानदान के जाल में फंस गई। मैं खुद भी उस वक्त जवान हो चुका था, लेकिन अपने वालिदैन के कामों में शरीक नहीं था। लेकिन खातून दोजाना, डीको ने दांत पीसते हुए कहा। चंद लम्हे खामोश रहकर फिर बोला, हमने इस सिलसिले में कभी मालूमात हासिल नहीं की थी, लेकिन बाद में वालिद साहब के बारे में जब ये पता चला कि वो खातून दोजाने की फैलाई हुई मुसीबतों का शिकार हुए हैं तो मेरे दिल में इंतकाम की आग भड़क उठी और मैंने भी वही रास्ता अपना लिया। लेकिन मेरे सीने में उस बदकार औरत के खिलाफ इंतकाम की आग सुलग रही है। मुझसे ताल्लुक़ रखने वाले ये नहीं जानते कि अंकल साम का और मेरा क्या ताल्लुक़ है, या ये कि सीगल मेरी बहन है। मैं इन लोगों को इन मामलात से अलग रखता हूँ और यूँ समझो कि यहाँ हमेशा छुप कर ही आता हूँ। वेरी गुड, मैंने दिलचस्प लहजे में कहा। यकीनन तुम इस बात पर ताज्जुब महसूस कर रहे होगे, लेकिन हालात ऐसे ही हैं। सीगल एक मासूम लड़की है और यूँ समझ लो कि कभी कभी मैं इसे अपने ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन वो नहीं जानती कि इसका पस मंज़र क्या है। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ही डीको मेरे सिलसिले में इस कदर नरम कैसे हो गया है। फिर मैंने ही खामोश तिलिस्म को तोड़ा और कहा, बहरहाल मिस्टर डीको, तुमने मेरे साथ बेहतर सलूक किया है। अब मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे लिए क्या करना चाहिए। नहीं माय डियर, अगर तुम ये समझते हो कि मैंने तुम्हें किसी खास मकसद के तहत ये मुकाम दिया है तो तुम्हारे ये ख्याल गलत है। वैसे मुझे इल्म हो गया था कि तुम यहाँ आए हो, तो फिर असल में मैं हर उस शख्स से दिलचस्पी रखता हूँ जो किसी तौर खातून दोजाना के खिलाफ होता है। अब मैंने किसी कदर हैरान होकर कहा, लेकिन तुमने कैसे महसूस कर लिया कि मैं खातून दोजाना के खिलाफ हूँ? जलाल सहगा, अगर तुम ये समझते हो कि मुझे हारिस शाद और अदील कशफी के बारे में मालूमात नहीं है तो ये तुम्हारी गलती है। असल में ये एक लंबा जाल है। खातून दोजाना जिस खजाने पर काबिज होकर बैठ गई है वो खुद भी उसके हलक में हड्डी बन गया है। अब मुझे नहीं मालूम कि उस खजाने की असल हैसियत क्या है, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हो गया कि अदील कशफी वगैरह ने इस सिलसिले में मुझसे रब्ता कायम किया है? हमारे वसाइल बेपनाह होते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम अपने मकासद में कामयाबी ना हासिल कर सकें। मेरे लिए वाकई ये ताज्जुब खेज बात है, होनी नहीं चाहिए जलाल सहगा, क्योंकि तुम खुद भी एक बड़ा नाम रखते हो। उसने कहा और मैं दिल ही दिल में हंसने लगा। मैंने सोचा कि बेवकूफ़ जलाल सहगा है कौन, पता नहीं बदबख्त कहाँ कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा। जिंदा भी है ये मर गया। मैं तो एक आसमानी मुसीबत का शिकार हूँ। लेकिन मेरा ये ख्याल जिसकी मैंने खुद ही दिल में तरदीद कर दी, मेरे दोनों हाथों की जुम्बिश मेरी शख्सियत बदल सकती थी, लेकिन अभी इसकी नौयत नहीं आई थी और ना ही ज़रूरत थी। खातून दोजाना का नाम इतना सुना था कि मुझे उससे दिलचस्पी हो गई थी। अदील कशफी और हारिस शाद भाड़ में जाएं। मैं तो उनके बाप का नौकर नहीं हूँ कि उनके मकासद के मुताबिक ही काम करूँ, लेकिन बहरहाल मैंने डीको से सवाल किया, वैसे क्या तुम मुझसे खातून दोजाना के बारे में मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हो? मसलन ये कि अगर मैं उससे ख़जाने के बारे में मालूमात हासिल करूँ,
या मेरा उससे कोई झगड़ा चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं। जबकि लाटर बता रहा था कि तुम्हारे आदमी खुफिया तौर पर खातून दोजाना के गिरोह में शामिल हैं। क्या उनमें से कोई ऐसा शख्स भी है जो दोजाना के बिल्कुल करीब हो? अगर हमें कोई ऐसा आदमी मिल जाता है मिस्टर डी को, तो मैं समझता हूँ कि मेरे काम में आसानी पैदा हो सकती है। वो कैसे? ये बात तुम मुझ पर छोड़ दो। मगर एक सवाल मेरे जहन में उभरता है डियर, बुरा ना मानना। हाँ हाँ बोलो, क्या तुम अब भी अदील कशफी और हारिस शाद के लिए खातून दोजाना के करीब पहुंचना चाहते हो? असल में ये नाम मेरे लिए इस कदर दिलचस्पी का बायस बन गया है कि मैं उस तक पहुंचने का ख्वाहिशमंद हूँ। क्या तुम मुझ पर एतबार करोगे? मसलन, मैंने सवाल किया, अगर हम मुश्तरका मनसूबाबंदी करें तो। उसके इस बात पर मैं सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा, मिस्टर डी को, मेरा ख्याल है कि अभी ऐसा ना करो। क्यों? बस बाज़ औक़ात कुछ बातें छुपाना ही बेहतर होता है। वो खामोश होकर सोचता रहा, फिर बोला, तो फिर बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही कि मुझे किसी ऐसे शख्स के बारे में तफसीलात फराहम कर दो। डियर जलाल सहका, तुमने अपना एक नाम कमाया है। मेरी तुमसे मुलाकात बहुत मुख्तसर है, और जिस तरह तुम अभी मुझ पर मुकम्मल तौर पर एतबार नहीं कर सकते, उसी तरह मैं भी अपने मामलात से मोहतात हूँ। हो सकता है आने वाला वक्त मेरे और तुम्हारे दरमियान इतनी कुर्बत पैदा कर दे कि हम दोनों एक दूसरे पर मुकम्मल एतबार कर लें। ये काम भी उसी वक्त मुमकिन है कि मैं तुम्हें अपने किसी ऐसे आदमी के बारे में बताऊं। डीको ने साफ गोई से कहा, और मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, तुम ठीक कह रहे हो माय डियर डीको, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी सारा काम मैं देखूंगा कि मैं किस तरह कर सकता हूँ। डीको से देर तक गुफ्तगू होती रही। फिर सीगल की आमद पर यह सिलसिला ख़त्म हुआ। वो भी हमारे दरमियान गुफ्तगू करती रही थी। फिर डीको ने इजाज़त तलब कर ली और बोला, तो फिर अब चलूँ यहाँ से? दोबारा कब मुलाकात होगी मिस्टर डीको? क्या कहा जा सकता है, लेकिन तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। सीगल बहुत अच्छी मेहमान नवाज है और बड़ी अच्छी मेज़बानी करेगी। ओके, उसने कहा और फिर वहाँ से चला गया। सीगल अलबत्ता मेरे पास ही बैठी रह गई। कुछ लम्हे वो मुझे देखती रही। फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी बातें सुन चुकी हूँ। क्या मतलब? मैंने चौंक कर कहा, शायद तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं है कि मैं डीको से कितना प्यार करती हूँ। अगर तुम खातून दोजाना के खिलाफ कुछ करना चाहते हो तो अपने भाई से हटकर भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। चंद लम्हात में उसकी सूरत देखता रहा। फिर मैंने कहा, क्या मतलब सीगल? मतलब ये कि खातून दोजाना मेरे भाई के दुश्मन है और मैं अपने भाई के दुश्मन के खिलाफ कोई भी अमल कर सकती हूँ। इस सिलसिले में तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि खातून दोजाना का असल ठिकाना कहाँ है। कहाँ है? मैंने किसी कदर सनसनी महसूस करते हुए कहा। सीगल चंद लम्हे सोचती रही, फिर आहिस्ता से बोली, वो तुम्हें नूरी सराय में मिलेगा। नूरी सराय का इलाका खासा मशहूर है, लेकिन खातून दोजाना तुम्हें अपनी शक्ल में मौजूद नहीं मिलेगी। असल में यूँ समझ लो कि नूरी सराय वैसे तो एक तफरीही इलाका है, लेकिन वहाँ तफरीह के लिए जाने वाले वही लोग होते हैं जो मुनशियात के पुजारी होते हैं। नूरी सराय में खातून दोजाना के मुख्तलिफ रूप मौजूद हैं, लेकिन अगर तुम उनमें से किसी रूप के बारे में जानो तो तुम्हें उसका पता चल जाएगा। तुम वहाँ लेडी शकुंता को तलाश कर सकते हो। लेडी शकुंता? हाँ, एक हिंदुस्तानी औरत जिसके बारे में तरह तरह की रिवायतें मशहूर हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो पुरस्रार उलूम की माहिर है और ज़रूरतमंदों के काम आती है। वहाँ उसने बड़ा लंबा जाल फैला रखा है और बेशुमार अफराद उस जाल में फंसे हुए होते हैं। यहाँ तक कि मुनशियात के बड़े बड़े स्मगलर भी वहाँ पहुँचकर चक्कर में आ जाते हैं, क्योंकि लेडी शकुंता का एक अलग मुकाम है। लेडी शकुंता के अलावा वहाँ उसके कई रूप हैं और वह अपने इतराफ़ से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहती है। असल में मेरा भाई अजीबोगरीब हालात की बिना पर इस चक्कर में फंसा है। वो समझता है कि वो इस दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी है। ऐसा है तो फिर हर शख्स के अंदर कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ खातून दोजाना का है तो इसमें कोई शक नहीं कि वो इस इलाके की सबसे ख़तरनाक औरत है। ताज्जुब है। वैसे क्या तुम खातून दोजाना के खिलाफ वाकई कुछ करना चाहते हो? यही समझ लो। तो फिर नूरी सराय चले जाओ। यही सोच रहा हूँ मैं, लेकिन तुम मुझे उस इलाके के बारे में गाइड करोगी। फिर इसके बाद मैंने उस लड़की से बहुत सी मालूमात हासिल की। इसके अलावा यह ख्याल भी मेरे जहन में था कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। डीको कोई शरीफ आदमी नहीं था। किसी वक्त क्या कर बैठे मुझे कुछ नहीं मालूम। खातून दोजाना तक मैं पहुँचना तो चाहता था। ये अलग बात है कि बाद में हालात के तहत फैसला करूं कि मुझे क्या करना है। यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो रास्ते सीगल ने मुझे बताए थे मैंने उन्हें ही इख्तियार किया। फिर एक ऐसी जगह पहुँच गया कि जहाँ बस स्टॉप था। मैंने एक बस मुंतखब की। एयर कंडीशनड बसें चलती थीं और मुझे इनमें सफ़र का मौका मिला। इन इलाकों से भी लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहता था। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मेरी सीट के बराबर वाली सीट पर जो लड़की आकर बैठी वो बड़ी अच्छी शक्ल और नफीस तबीयत की मालिक मालूम होती थी।
बड़े पुरखलाक अंदाज में उसने मुझसे कहा, हर चंद के हम सफ़र लम्हों के साथी होते हैं, लेकिन फिर भी इंसान एक दूसरे से मुखातिब होता ही है। चुनाचे अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो क्या आप जवाब देना पसंद करेंगे? क्यों नहीं मिस, मैं नूरी सराय जा रहा हूँ। देखिए ना, कम से कम ये अंदाज़ा भी हो गया कि हम दोनों की मंजिल एक है। आप भी नूरी सराय जा रही हैं? हाँ। वाकई ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं नूरी सराय में अजनबी हूँ। पहली बार जा रहे हो? हाँ, मैंने जवाब दिया। मुनशियात के ताजिर हो? उसने बेतकल्लुफ़ी से सवाल किया और मैं चौंक कर उसे देखने लगा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, अगर हूँ भी तो इनकार करूँगा। खैर जाहिर है जिद तो नहीं की जा सकती कि सच ही बता दो। मेरा नाम जीनियस है, जीनियस फार्गो, और तुम मुझे जलाल कहकर मुखातिब कर सकती हो। वहाँ कहाँ क़याम करोगे? कोई मंजिल नहीं है। नूरी सराय बहुत खूबसूरत इलाका है, लेकिन खुसूसी तौर पर वहाँ आला दर्जे के होटल नहीं बनाए गए। हाँ, छोटे छोटे क़याम खाने तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन अजनबी हो, तुम्हें मशवरा दूंगी कि वहाँ की कैंपिंग में रहना वो एक उम्दा जगह है और हो सकता है तुम्हारे लिए कारआमद हो। अगर तुमने अपने दिल में मुझे मुनशियात का ताजिर समझ ही लिया है तो मैं तरदीद करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि वही बात झूठ और सच वाली आ जाती है। काश ऐसा ना होता। क्या मतलब? अच्छी बात तो नहीं होती मुनशियात की तजारत करना। ये जहर इंसानी ज़िंदगी का कातिल होता है। कातिलों में शुमार करना जाहिर है एक पसंदीदा फेल नहीं हो सकता। मिस्टर फार्गो कौन है? डैडी हैं मेरे। क्या करते हैं? खेती बाड़ी। हमारी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, बस यूँ समझ लो कि उसी से हम गुजर बसर करती हैं और हमें कोई दिक्कत नहीं होती। असल में मुझे वहाँ लेडी शुकुंता की तलाश है, मैंने कहा, और जीनियस अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, क्या चाहते हो? कुछ नहीं, सुना है बड़ी साहिब करामत औरत है। हाँ, इंसानों को बिगाड़ने में अहम किरदार अदा करती है। अरे नहीं, मैंने तो ये सुना है कि लोग उसे, आम लोग नहीं बल्कि वो जिनका कारोबार सुस्त पड़ जाता है, वो उन्हें बेशक सुकून पहुंचाती है, क्योंकि वो उन्हें अपने कारोबार में शामिल कर लेती है। तो क्या वो भी मुनशियात की ताजिर है? 100%। कौन इनकार कर सकता है? जीनियस फार्गो के साथ सफ़र बहुत ही दिलचस्प रहा और फिर उसने कैंपिंग तक मेरी रहनुमाई की। बहुत अच्छी लड़की थी। मेरे क़याम के लिए जगह बताई और फिर मुझसे इजाज़त लेकर चली गई। उसने कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं दोबारा भी तुमसे मिलूं। मुझे यूँ महसूस होता है कि वाकई तुम बुरे आदमी नहीं हो, जैसा भी तुम मुनासिब समझो। फिर मैंने उस कैंपिंग का जायज़ा लेना शुरू कर दिया और यह अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगा कि इसके बारे में जो कुछ मशहूर है उसमें कहाँ तक हकीकत है। वाकई मुकामी हुकूमत ने इसे फ्री जोन करार दे दिया था और यहाँ खुलेआम कारोबार होता था। बड़े बड़े ख़तरनाक चेहरे नजर आते थे। एक लंबा ही चक्कर चला हुआ था, लेकिन लेडी शुकुंता के बारे में इस मुख्तसर वक्त में कुछ नहीं मालूम हो सका। जीनियस शायद मुझसे कुछ ज़्यादा ही मुतासिर हो गई थी, क्योंकि दूसरे ही दिन वो पहुंच गई और उसने कहा, क्या तुम मेरे पप्पा से मिलना पसंद करोगे? अगर तुम चाहोगी तो। वैसे आओ, मैं तुम्हें यहाँ की सैर कराऊं। पप्पा से किसी मुनासिब वक्त मुलाकात करेंगे। मैंने उससे इत्तफाक कर लिया और हम सैर को चल पड़े। इस छोटी सी आबादी की खसूसियत इसके दीदा ज़ेब मकानात थे, पुरसुकून और फूलों से लदे हुए। उनका तर्ज तामीर भी इंतहाई खूबसूरत था। तकरीबन सभी के सामने छोटे छोटे अहातों में बागीचे लगे हुए थे। आबादी के बीचों बीच एक छोटी सी पुरसुकून नदी बह रही थी, जिस पर लोहे की सलाखों के खूबसूरत पुल बने हुए थे। फूलों के साथ पानी की सतह के करीब खूबसूरत बेंचें बनाई गई थीं। फिर जिस जगह आबादी ख़त्म होती थी वहाँ से खेतों का सिलसिला शुरू हो जाता और उन खेतों के इंतहाई सिरों पर पहाड़ी सिलसिले नज़र आ रहे थे, जिनकी चोटियों पर बर्फ़ जमी हुई थी। हम खेतों के दरमियान एक तंग सी पगडंडी से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। जीनियस बहुत खुश नज़र आ रही थी और आज वो कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू कर रही थी। वो कहने लगी, कैसा लगा तुम्हें यह इलाका? वाकई इंतहाई खूबसूरत और आइडियल। और मैंने जुमला अधूरा छोड़ दिया। और क्या? नहीं, कुछ नहीं। किसी खास वजह से ज़ुबान बंद कर रहे हो? नहीं जीनियस। फिर जो कुछ कहना चाहते हो खुलकर बताओ। एक हसीन वजूद अगर साथ सफ़र कर रहा हो तो माहौल खुद ब खुद हसीन हो जाता है। वो मेरे इन अल्फाज पर कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, यहाँ से कुछ फासले पर एक खूबसूरत नहर है जो इस पुरसुकून नदी से निकाली गई है। उस तरफ का इलाका बेहद खूबसूरत है, आओ उस तरफ चलते हैं। मैं खामोशी से उसकी ख्वाहिश पर अमल करता हुआ आगे बढ़ता गया। कुर्ब ज्वार में इक्का दुक्का लोग और नजर आ रहे थे, लेकिन कोई हमारी जानिब मुतवज्जा नहीं हुआ। नहर के दूसरे किनारे पर काफ़ी दूर तक मिट्टी का पुश्ता फैला हुआ था। मैंने उस पुश्ते के अकब से 2 आदमी बरामद होते हुए देखे। वो आपस में बातें करते हुए पुश्ते पर चढ़ आए, फिर नहर की जानिब उतरने लगे। उनका रुख हमारी ही जानिब था। फिर जब उनकी निगाह हम पर पड़ी तो वो ठिठक गए।
हालांकि काफ़ी फासला था, लेकिन मैंने इतना ज़रूर देख लिया कि उन्होंने मेरी जानिब इशारा करके कोई गुफ्तगू की थी। आसपास ज़्यादा लोग मौजूद नहीं थे। ना जाने क्यों मेरी छठी हिस्स मुझे खतरे का एहसास दिलाने लगी। मैंने बगौर उन्हें देखा, उनमें से एक ज़्यादा ताकतवर मालूम होता था, दूसरा उसकी बनिस्बत किसी कदर हल्के बदन का मालिक, लेकिन दोनों ही खतरनाक शक्ल के लोग लगते थे। वैसे तो मुनशियात के स्मगलर शरीफ लोग नहीं होते और उनकी कारकर्दगी उनके चेहरों से झलकती है, लेकिन उन लोगों को देखकर मुझे किसी खतरे का एहसास हो रहा था। और उनमें से एक शख्स ने अपनी जैकेट की आस्तीन चढ़ा रखी थी और उसकी आंखें मेरी निगरां थीं। दूसरा पतलून और कमीज में मलबूस था। कुछ लम्हे वो हमारी तरफ देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगे। जीनियस को भी शायद इस बात का एहसास हो गया कि वो हमारी तरफ आ रही हैं। वो भी ठिठक सी गई। फिर वो हमसे चंद गज के फासले पर आकर रुक गए, लेकिन मेरी बजाय वो जीनियस को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर उनमें से ताकतवर आदमी ने मकरू लहजे में कहा, हेलो डार्लिंग। जीनियस एक लम्हे के लिए बौखला सी गई। तब मैंने आगे बढ़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम मुझसे मुखातिब हो। ताकतवर आदमी ने मेरे सीने पर हाथ रखकर मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है अब यह भी नामुमकिन था। जब वो मुझे अपनी जगह से हिलाने में नाकाम रहा तो उसने मेरी तरफ रुख करके कहा, कौन है ये तुम्हारी? मेरी तो कोई नहीं है, शायद तुम्हारी बहन हो सकता है, लेकिन तुम मेरी बहन को अपने साथ क्यों लिए फिर रहे हो? ये तो तुम बहन से ही पूछ सकते हो, मैंने जवाब दिया। तुमने इसे मेरी बहन कहा है? हाँ। तो फिर भाग जाओ, मैं अपनी बहन को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। उसने आगे बढ़कर जीनियस का हाथ पकड़ने की कोशिश की। जीनियस एक हल्की सी चीख के साथ पीछे हटी, लेकिन दूसरे लम्हे मेरा उल्टा हाथ उसके जबड़े पर पड़ा। और ये हाथ मैंने एहतियात से मारा था, यानी ऐसे कि कम अज़ कम उसे यह एहसास हो कि जो कुछ हुआ है बेहतर ही हुआ है। और मेरा अंदाज़ा दुरुस्त ही निकला। वो उछलकर पीछे जा गिरा, लेकिन इसके साथ ही उसने फुर्ती से चाकू निकाल लिया और इसके बाद जाहिर है मुझे बाअमल होना था। चुनाचे जैसे ही चाकू वाले ने मुझ पर वार किया, मैंने उसकी कलाई पर हाथ डालकर उसको उलट दिया। फिर उसकी कमर पर इतनी जोर से लात रसीद की कि वो उछलकर दूर तक कलाबाजियां खाता चला गया। इस दौरान दूसरा उठकर खड़ा हुआ, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शायद मैं इतनी फुर्ती से उसे दोबारा जमीन पर लटा दूंगा। मैंने पूरी तवज्जो उस शख्स पर मरकूज कर दी और मार मार कर उसका हुलिया खराब कर दिया। जीनियस हैरत से मुंह फाड़े मुझे देख रही थी और ज़्यादा देर नहीं लगी कि वो अपने बदन को बमुश्किल तमाम संभाल कर वहाँ से फरार होते नजर आए। जीनियस मेरे करीब पहुँच गई। उसकी आंखों में हैरानी थी। फिर उसने कहा, वंडरफुल, तुम तो एक शानदार आदमी निकले। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये कौन थे? क्या तुम इन्हें जानती हो? जीनियस एक लम्हे के लिए अफसरदा सी हो गई। फिर उसने आहिस्ता से कहा, ये एक ख़तरनाक गिरोह के अफराद हैं। यानी? बस पापा बूढ़े हो चुके हैं, वह जो कुछ भी कर लेते हैं वही काफ़ी है। बहुत देर तक मैं और जीनियस सफ़र करते रहे और इसके बाद वह मुझे कैंपिंग में छोड़कर चली गई। उसने कहा था कि वो दोबारा मुझसे मुलाकात करेगी, शायद कल। बहरहाल मेरा मकसद तो कुछ और ही था। मैंने सोचा कि वक्त काफ़ी गुजर गया है, खातून दोजाना के बारे में मालूमात हासिल करनी चाहिए। रात का पहला ही पहर था कि अचानक जीनियस मेरे पास पहुंच गई। उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा। खैरियत जीनियस, क्या बात है? गड़बड़ हो गई, पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या हुआ? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो दोनों जिनकी तुमने मुरम्मत की थी ना, एक खतरनाक गिरोह के अफराद हैं और शायद पापा को जानते हैं। मुझे भी पहचानते थे। पापा के पास आए थे वो और कुछ और लोगों के साथ, और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारी निशानदेही करूं। पप्पा ने बड़ी आजिज़ी से उनसे बात की, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि वो तुम्हें तलाश करके कत्ल कर देंगे। मैंने पापा को सूरत हाल बताई तो पापा भी मुस्तरिब हो गए। कहने लगे कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए और अब हम तुम्हारे पास आए हैं, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। मगर जीनियस, नहीं, प्लीज़ आओ। पापा बाहर कार में मौजूद हैं, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने मिस्टर फार्गो से मुलाकात की। शरीफ आदमी मालूम होता था। कहने लगा, देखो ये आर्जी खतरा है, इसे टल जाने दो। मैं तुम्हें एक महफूज जगह पहुंचाए देता हूं। लेकिन मिस्टर फार्गो, प्लीज़, मेरी और जीनियस की ज़िंदगी भी खतरे में है। बस कुछ वक्त के लिए हमें यहाँ से निकल जाना होगा, उसके बाद तो सूरत हाल हमारे काबू में आ जाएगी। मैं तुम्हें हदायत देने की कोई हैसियत नहीं रखता, लेकिन बस एक आरजू है मेरी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, मगर मिस्टर फार्गो, आप मुझसे अपना कोई ताल्लुक़ ज़ाहिर ही ना करें। और वैसे भी मैं जानता हूँ, लेकिन ताल्लुक़ कायम हो गया है, उसका क्या किया जाए? प्लीज़ इस वक्त मेरी बात मान लो, उसके बाद तुम जो कहोगे मैं मान लूँगा। अजीब सूरत हाल थी। मुझे फ़ौरन उनके साथ सफ़र करना पड़ा। मिस्टर फार्गो ने एक पिस्तौल मेरे हाथ में देते हुए कहा, इसे अपने पास रखो। मिस्टर फार्गो, असल में आप लोग मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। जान लूँगा, इतनी जल्दी नहीं है। बस यूँ समझ लो कि तुम पर हमारी वजह से मुसीबत पड़ी है और हम पर तुम्हारी वजह से।
इस वक्त अगर थोड़ा सा वक्त निकाल लिया जाए, लेकिन आप ये कैसे कह सकती हैं कि बाद में वो हमारा पीछा छोड़ देंगे? वो लोग उनके बारे में जानते हैं। मुनशियात के ताजिर यहाँ आते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं और वापस चले जाते हैं। वो वापस चले गए तो मामला ख़त्म हो जाएगा। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। मिस्टर फार्गो ने मेरी कार में बैठने के बाद कार आगे बढ़ा दी। जीनियस भी मेरे साथ ही बैठी हुई थी। हमने थोड़ा सा फासला तय किया था कि अचानक अकब में 2 रोशनियां नजर आईं, जिनके बारे में लम्हों में मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो हमारा ताक़ुब कर रही हैं। मैं चौंक कर उनकी जानिब मुतवज्जा हो गया। पता नहीं मिस्टर फार्गो को उनका एहसास हुआ था या नहीं, लेकिन मैंने मिस्टर फार्गो से कहा, मिस्टर फार्गो, आप उन रोशनियों को देख रहे हैं? हाँ, कोई हमारा ताक़ुब कर रहा है। आप बराहे करम कार का रुख किसी वीराने की सिमत मोड़ दें। मिस्टर फार्गो ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर के बाद हम आबादी से बाहर निकल आए। ताक़ुब में आने वाली कार एक नहीं थी, बल्कि एक से ज़्यादा थी, और वह मुसलसल हमारे ताक़ुब में लगे हुए थे। मैंने पिस्तौल हाथ में ले लिया और इंतज़ार करने लगा कि कब इसके इस्तेमाल का वक्त आता है। आगे रास्ता खतरनाक होता जा रहा था। दूर से आती हुई कारें भी साफ नजर आ रही थीं, जिन्होंने मुसलसल हमारा पीछा जारी रखा था। इस दौरान जीनियस भी खामोश थी और मिस्टर फार्गो भी उलझे हुए। रास्ते पर कारें आहिस्ता आहिस्ता हमारे ताक़ुब में आ रही थीं। इस वक्त हमारी कार ज़रा बुलंदी पर थी और वो दोनों कारें नशेब में। फासला ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 फरलांग रहा होगा। रास्ते के दोनों तरफ उजाड़ और बेआबोगया चट्टानें थीं और उन्हीं पथरीले रास्तों पर यह नीम पुख्ता सड़क बनी हुई थी। जगह जगह खतरनाक मोड़ नजर आते थे और कार की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं की जा सकती थी। मिस्टर फार्गो आगे बढ़ते रहे और अचानक ही मैंने उनसे कहा, मिस्टर फार्गो, प्लीज़ गाड़ी रोक दें। क्या मतलब? गाड़ी रोक दें प्लीज़, बस 1 सेकंड के लिए, लेकिन ज़्यादा फासला न इख्तियार करें। मैं कुछ समझा नहीं। आप देर कर रहे हैं मिस्टर फार्गो, मैंने कहा, और मिस्टर फार्गो ने ब्रेकों पर दबाव डाल दिया। मैंने दरवाज़ा खोला और नीचे उतरने के लिए तैयार हो गया। कहाँ? मिस्टर फार्गो, आप थोड़ा सा फासला इख्तियार करके अपनी कार रोक दें। मैं उन लोगों से 2-2 हाथ कर लूं, और इसके बाद मैं तेज़ी से नीचे उतर गया। मैंने एक ऐसी चट्टान का रुख इख्तियार किया जो उस सड़क के किनारे ही थी। मिस्टर फार्गो ने बेबसी के आलम में कार आगे बढ़ा दी। दोनों कारें आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थीं। फिर वो मेरे पिस्तौल की रेंज में आ गईं और दूसरे लम्हे मैंने उनके टायरों को निशाना बनाया। मेरे किए हुए फायर कारआमद रहे और दोनों कारें नाकारा हो गईं। वो अपने आप को संभाल ना सके। पिछली कार अगली कार से टकराई और ज़ोरदार धमाके के साथ चीखें भी सुनाई दीं। मैं उधर का जायज़ा ले रहा था। इससे ज़्यादा मैं कुछ करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मसला ज़रा कुछ मुख्तलिफ था। फिर मैंने उनका जायज़ा लिए बगैर अपने कदम आगे बढ़ा दिए। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था। मिस्टर फार्गो कोई 200 कदम के फासले पर कार रोककर खड़े हो गए थे। मैं उनके करीब पहुंचा तो उन्होंने कहा, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं पिछला दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया तो मिस्टर फार्गो ने कार आगे बढ़ा दी। मैंने कहा, मिस्टर फार्गो, यहाँ से वापसी का कोई रास्ता है? हाँ, आगे चलकर हमें मोड़ काटना पड़ेगा। वापसी की सड़क भी यहीं पर मौजूद है, लेकिन ज़रा लंबा रास्ता तय करके। तो फिर प्लीज़ उस तरफ चलिए। फिर हम उस रास्ते पर चल पड़े, लेकिन हमने अभी वो मोड़ काटा ही था कि अचानक कुछ और रोशनियां नजर आईं। एक कार इसी तरफ चली आ रही थी। मिस्टर फार्गो ने कहा, ये कार भी उन्हीं कारों में से एक है, मैंने देखा था। चलते रहें, मैंने कहा। अब दिल चाह रहा था कि स्टीयरिंग मैं संभाल लूं, लेकिन कार को रोककर स्टीयरिंग संभालना खतरनाक हो सकता था। फिर दूसरी कार हमारे बिल्कुल करीब आई और एक बार फिर मौत का खेल शुरू हो गया। मैंने फौरन फार्गो से कार को साइड पर लगाने के लिए कहा और उन्होंने मेरी हदायत पर अमल किया। इस बार हम तीनों ही नीचे उतर गए, लेकिन वो कार हमारी कार के करीब आकर रुकी और उसमें से चंद अफराद नीचे उतरकर हमारी कार की जानिब दौड़े। हम खासी दूर निकल आए और फिर इस एहतियात के तहत रुक गए कि हमारे कदमों की आवाज़ से वो ये ना मालूम कर लें कि हम किस तरफ हैं। हमने एक चट्टान की आड़ में पनाह ली और यह बेहतर ही हुआ, क्योंकि इसके बाद अचानक ही हमारी सिमत गोलियों की बौछार शुरू हो गई। फिर एक खौफनाक आवाज़ उभरी, तुम्हें देख लिया गया है, चट्टान के पीछे से निकल आओ, वरना हम दस्ती बम फेंक कर तुम्हें ख़त्म कर देंगे। हमने खामोशी इख्तियार की। कई बार ये जुमले दोहराए गए और इसके बाद एक साया सा उस सिमत बढ़ता हुआ नजर आया। गालिबन वो सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए आगे बढ़ रहा था। अब इसके सिवा चाराकार नहीं था कि उसे आगे बढ़ने से रोका जाए। पिस्तौल मेरे हाथ में मौजूद था। मैंने उसका निशाना लिया और ट्रैगर दबा दिया। उसकी भयानक चीख फिजा में गूंजी और दूसरे लम्हे वो उछल कर नीचे गिरा। उसके गिरने की आवाज़ के साथ ही एक लम्हे के लिए खामोशी तारी हो गई, लेकिन मेरी चलाई हुई गोली से उन्होंने सिमत का अंदाज़ा लगा लिया और दूसरे लम्हे उस तरफ से ज़बरदस्त फायरिंग शुरू हो गई।
लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा था। मैंने मिस्टर फार्गो को ज़मीन पर लेट जाने के लिए कहा। गोलियां चट्टान को उधेड़ने लगीं। मैं ये महसूस कर रहा था कि अब हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। चुनाचे हम पीछे ही पीछे झुके झुके वहाँ से आगे बढ़ने लगे। वहाँ से गोलियां अब भी बेतहाशा चल रही थीं। फिर ज़्यादा फासला नहीं तय किया गया कि थोड़े ही फासले पर हमें एक चट्टान के पास गार का धाना नजर आया। दूसरे लम्हे मेरी हदायत पर मिस्टर फार्गो और जीनियस गार के अंदर दाखिल हो गए। यहाँ गोलियों से बचाव हो गया, लेकिन इतनी सख्त तारीकी फैली हुई थी कि कुछ अंदाज़ा नहीं होता था कि गार कितनी वसी और कुशादा है। फिर आंखें कुछ देखने की आती हुई तो अंदर के बारे में कुछ अंदाज़ा हो गया। गार काफ़ी कुशादा था और हम इसमें आसानी से पनाह ले सकते थे, लेकिन यह भी एहसास था कि वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। चुनाचे हमने गार के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ना शुरू किया। इस वक्त सूरत हाल काफ़ी संगीन हो गई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बाहर की आवाज़ों का भी जायज़ा लेने की कोशिश की जा रही थी। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अचानक गार के धाने के बाहर हल्की सी रोशनी हुई। गालिबन वो टॉर्च का इस्तेमाल कर रहे थे। मेरी हदायत पर मिस्टर फार्गो और जीनियस ने सांस रोक लिए ताकि इस गार में हमारी मौजूदगी का अंदाज़ा ना हो। आने वाले ना जाने कितने अफराद थे। फिर कोई गार में दाखिल भी हुआ। वह टॉर्च की रोशनी जो हमने गार के धाने पर देखी थी, गार के दरो दीवार का जायज़ा लेने लगी, और अब इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि जो भी मेरे निशाने पर आए उसका मौत की नींद सुला दूं। हम तो पोशीदा थे और वो हमसे बेखबर। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा था वो 3 अफराद थे। वैसे भी एक कार से उतरने वाले इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। बहालत मजबूरी मुझे उनका निशाना लेना पड़ा। गार में चलने वाली गोलियों की आवाज़ काफ़ी खतरनाक थी और इसके साथ उनकी हौलनाक चीखें भी बहुत डरावनी। इसके फ़ौरन बाद हमने दूसरी तरफ तेज़ी से दौड़ना शुरू कर दिया। अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अंदाज़ा यही था कि गार काफ़ी कुशादा है और गालिबन आगे चलकर सुरंग की शक्ल इख्तियार कर गया है। कुछ लम्हों के बाद हम गार के दूसरे सिरे पर खड़े थे। मैंने सर निकालकर बाहर झांका। दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। आसमान पर तारे बिखरे हुए थे और यह चट्टानी इलाका काफ़ी दूर तक चला गया था। इस तरफ कोई नज़र नहीं आ रहा था। अब इसके सिवा चाराकार नहीं था कि हम तेज़ी से आगे बढ़ते रहें। जिस रास्ते पर हम चल रहे थे वो एक पतली सी पगडंडी थी जो बल खाती हुई एक तरफ आगे बढ़ रही थी। हम उस पगडंडी पर बड़ी एहतियात से चारों तरफ देखते हुए चलते रहे, यहाँ तक कि एक नीम पुख्ता सड़क पर पहुँच गई। ओह मेरे खुदा, ये तो वही सड़क है जहाँ हमने अपनी कार छोड़ी थी। मुझे भी यही अंदाज़ा हो रहा है। अगर हम अपनी कार तक पहुँच जाएं तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। मैंने 4 अफराद ठिकाने लगा दिए थे, लेकिन या तो उनमें से कुछ लोग बच गए थे या फिर मज़ीद कुछ आ गए थे, क्योंकि अब भी उस इलाके में फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही थी जहाँ थोड़ी देर कबल हम मौजूद थे। वो लोग हमें नहीं महसूस कर रहे थे और पता नहीं किस पर गोलियां बरसा रहे थे। मेरे इशारे पर मिस्टर फार्गो और जीनियस एक नशेब में उतर गए। हमने मशरिक का रुख इख्तियार किया और एक ढलान से उतरने के बाद थोड़ी सी बुलंदी तय करके हम अपनी कार तक पहुंच सकते थे। थोड़ी देर बाद हम अपनी कोशिश में कामयाब हो गए। हमारी कार अपनी जगह खड़ी हुई थी और वो लोग शायद बुरी तरह बौखलाए हुए थे। उनकी यही ख्वाहिश थी कि हमें वहीं पहाड़ में घेर लें, लेकिन अब इसके सिवा कोई चाराकार नहीं था कि हम अब यहाँ से फरार होने की कोशिश करें। चुनाचे पूरी तरह मोहतात होने के बाद मैंने कार का दरवाज़ा खोला और स्टीयरिंग पर बैठ गया। मिस्टर फार्गो और जीनियस अंदर बैठ गए। दूसरे लम्हे मैंने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। चट्टानों के दरमियान कुछ चीखें सुनाई दी, कुछ फायर भी हुए, लेकिन अब स्टीयरिंग मेरे हाथ में था और कार हवा से बातें कर रही थी। खासा फासला तय करने के बाद मिस्टर फार्गो ने कहा, सुनो डियर मिस्टर जलाल, आगे जाने के बाद यह सड़क एक चौड़ी सड़क से मिल जाएगी। तुम्हें बाएं सिमत का सफ़र करना है। मैंने फार्गो की इस बात पर अमल किया और जब बड़ी सड़क आ गई तो ये जाने बूझे बगैर कि ये किस सिमत जाती है उसका रुख बाएं सिमत ही कर दिया। बाद का रास्ता पुरसुकून ही रहा, कोई मदाखलत नहीं की गई। जीनियस का चेहरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। बूढ़ा फार्गो भी मेरी कारकर्दगी से खासा मुतासिर नजर आता था। फिर खासा फासला तय करने के बाद बूढ़े ने बाएं सिमत नशेब में उतरने के लिए कहा। यहाँ एक बाकायदा सड़क बनी हुई थी और इस सड़क का इख्तिताम एक फार्म हाउस तक हुआ। फार्म हाउस तक पहुंचकर बूढ़े ने कहा, यह जगह महफूज है, लेकिन इसके बावजूद कार को गैराज में खड़ा कर दो। बल्कि तुम उतरो, मैं गाड़ी खड़ी करके आता हूँ। जीनियस भी मेरे साथ ही नीचे उतर गई। मैंने जीनियस से कहा, यह तुम्हारी इमारत है? हाँ, ये हमारा फार्म हाउस है।
लेकिन क्या मिस्टर फार्गो के इस फार्म हाउस के बारे में वो लोग नहीं जानते होंगे? अरे क्यों? नहीं, यहाँ और कोई मौजूद होता है। आओ अंदर आओ, जीनियस ने कहा। हम बरामदे से गुजरकर आगे बढ़ गए। इस फार्म हाउस की इमारत अंदर से काफ़ी खूबसूरत नजर आती थी और थोड़ी ही देर के बाद बूढ़ा भी वापस आ गया। जीनियस उसका इंतज़ार कर रही थी। फिर हम अंदरूनी हिस्से में दाखिल हो गए। अंदर कई आरामदेह कमरे बने हुए थे। जीनियस और फार्गो मेरे साथ एक कमरे में पहुंचे तो फार्गो ने कहा, माय डियर जलाल, ये कमरा तुम्हारे लिए मुनासिब रहेगा। मैं इस अनोखी सूरत हाल पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ मिस्टर फार्गो। जीनियस, कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि मिस्टर जलाल अपनी तर्ज के वाहिद इंसान हैं। यूँ महसूस होता है जैसे इस जंग का बेहतरीन तजुर्बा रखते हैं। क्या ख्याल है? जी पापा, मैं कुछ खाने के लिए तैयार करती हूँ। फिर मिस्टर फार्गो मेरे सामने ही बैठ गई। उन्होंने मुझे बगौर देखते हुए कहा, क्या मेरी सोच ठीक है मिस्टर जलाल? कैसी सोच? क्या तुम भी मुनशियात के स्मगलर नहीं हो? एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। हाँ ज़रूर। मैं अगर आपके किसी सवाल का जवाब दूँ तो उसमें सच्चाई की परख क्या होगी? मिस्टर फार्गो मुझे बगौर देखने लगे, फिर बोले, मैं तुम पर एतमाद करूँगा। तो फिर आप ये समझ लीजिए कि मैं मुनशियात का स्मगलर नहीं हूँ। मैंने यकीन कर लिया, फार्गो ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर खामोश होकर किसी सोच में डूब गया। थोड़ी देर के बाद जीनियस एक ट्रे लेकर आ गई। फार्गो ने कहा, आओ कुछ खा पी लिया जाए, काफ़ी मुशक्कत हो गई है। वैसे हकीकत यह है, इस वक्त तुमने मुझे बहुत मुतासिर किया है। मेरी खुद मजबूरी थी, अगर हम उन्हें हलाक ना करते तो वो हमें हलाक कर देते। जीनियस ने कॉफ़ी का कप बनाकर मेरे सामने रखा और फिर दूसरा कप बूढ़े फार्गो को पेश कर दिया। तीसरा खुद लेकर बैठ गई। उसने कहा, कुछ लो जलाल प्लीज़। शुक्रिया जीनियस, वाकई इस जिद्दोजहद के बाद तो थकन सी महसूस हो रही है। मैंने कहा। रेडीमेड सैंडविच थे, कुछ बिस्किट, जो वाकई इस वक्त कॉफ़ी के साथ लुत्फ़ दे रहे थे। मैंने उनमें से कुछ चीज़ें लीं और इसके बाद कॉफ़ी के घूंट लेने लगा। लेकिन 4-6 घूंट ही लिए थे कि अचानक ही पलकों पर दबाव का एहसास हुआ। एक लम्हे तक तो कुछ समझ ना सका, लेकिन दूसरे ही लम्हे जहन के खानों में ये तसव्वुर बेदार हो गया कि यकीनन कॉफ़ी में कोई ख्वाबावर दवा शामिल थी। लेकिन मिस्टर फार्गो और जीनियस के लिए हैरत के लम्हात मेरे जहन में मुंजमद हो गए, क्योंकि इसके बाद होशो हवास से गुजर गया। जिंदगी होती है तो होश भी आता है। शायद मौत ही एक ऐसी आखिरी बेहोशी है जिसके बाद ना जाने क्या होता होगा। मैं होश में आया तो मेरे चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। अपने आप को महसूस करने लगा। आंखें खुल गईं और तारीकी ये एहसास दिला रही थी कि रात का वक्त है। जगह कोई भी थी मगर वहाँ रोशनी का कोई तस्वुर भी नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता हवास मजीद जागे तो हाथ और पैरों को इस्तेमाल करके छूने की हिस्स बेदार की। तभी अंदाज़ा हो गया कि किसी खुरदरे फर्श पर पड़ा हुआ हूँ। हल्की हल्की सीलन की बू फिजा में फैली हुई थी। अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि कौन सी जगह है। ज़मीन व आसमान के दरमियान एक तारीक खला था और बस मैं कराह कर उठा और अपनी जगह बैठ गया। कराह की आवाज़ मेरे अपने कानों में भी उभरी और फिर इसके साथ एक और आवाज़ भी जो ना जाने कैसी थी। मैं खामोशी के आलम में आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकियों में घूरता रहा, लेकिन ऐसी खौफनाक तारीकी थी कि अंदाज़ा ही नहीं होता था। वो आवाज़ फिर सुनाई दी। साफ महसूस हो गया था कि किसी इंसानी जिस्म की हड्डियां चिटकने की आवाज़ है। अब इसके सिवा और कोई चारा कर नहीं था कि खुद ही कुछ करूं। चुनाचे मैंने ज़ोर से आवाज़ दी, कौन है यहाँ? जवाब में हल्की सी सिसकी जैसी आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी ने हैरत से सिसकी ली हो। इसके बाद एक नौसवानी आवाज़ उभरी, कौन कौन हो तुम? कहाँ हो? किसी औरत ही की आवाज़ थी। इंसान हूँ और कहाँ हूँ ये बता नहीं सकता। यहाँ मेरा मतलब है क्या? जुमला अधूरा छोड़ दिया क्या? मैं आवाज़ पर गौर कर रहा था, कोई बात जो समझ में आ रही हो। चंद लम्हों के बाद मैंने सवाल किया, क्या रात हो गई है? कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब? यहाँ दिन और रात यकसां होते हैं क्या? इस कदर तारीकी? नहीं, ये रात ही का वक्त है, लेकिन दिन की रोशनी में भी यहाँ कोई ख़ास रोशनी नहीं होती। लेकिन ये जगह क्या है? कैद खाना? मगर यहाँ घुटन तो नहीं है? हाँ, नहीं है। तुम अजीब से अंदाज में गुफ्तगू कर रही हो। मुझे पता भी तो नहीं कि तुम कौन हो। तुम्हारे ख्याल में कौन हो सकता हूँ मैं? क्या कह सकती हूँ? बेजार लहजे में कहा गया और इसके बाद खामोशी तारी हो गई। लेकिन मैं आहटें महसूस कर रहा था। फिर मैंने कहा, क्या मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई रुकावट हाइल है? हाँ, सलाखदार कैद खाना, और यकीनी तौर पर तुम इन सलाखों के दूसरी तरफ हो। क्या तुम यहाँ कैदी हो? चंद लम्हात के बाद उसने कहा, हाँ, और तुम? मुझे बेहोश करके यहाँ लाया गया है।
कौन लाया है? क्या तुम फार्गो को जानती हो? मैंने सवाल किया। एक बार फिर खामोशी छा गई। इसके बाद वो बोली, लेकिन तुम कौन हो? इस कैद खाने में तो किसी को नहीं लाया जा सकता। क्यों? बस उसने मुझे यहाँ तन्हा रखा हुआ है। वो खौफजदा रहता है कि अगर कोई यहाँ आ गया तो मैं अपनी रिहाई के लिए कुछ कर सकती हूँ। कुछ नहीं कह सकता मैं। क्या नाम है तुम्हारा? बेकार है। रात की तारीकी में हम एक दूसरे पर मुकम्मल भरोसा नहीं कर सकते। वैसे एक बात का जवाब दो। पूछो। अगर यहाँ हवा आ रही है तो क्या रोशनी नहीं आती होगी? जवाब में वो फिर खामोश रही। थोड़ी देर तक सोचती रही। इसके बाद बोली, हाँ आती है रोशनी, लेकिन ज़्यादा नहीं। तुम तो कह रही थी यहाँ दिन और रात एक जैसे ही रहते हैं। बस बाज़ चीज़ों का ताल्लुक सोच से भी होता है। मुझे तो यहाँ तारीकी के सिवा कुछ महसूस नहीं होता। वक्त का कुछ अंदाज़ा है? नहीं। तुम जाग रही थी? हाँ, लेकिन तुम शायद अभी होश में आए हो। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। माजी मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था, जीनियस और फार्गो। अब इस बात में तो किसी शक का तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि उन्होंने मुझे कॉफ़ी में बेहोशी की दवा दी थी। लेकिन क्यों? क्या इस कैद खाने तक लाने के लिए? हेलो? औरत की आवाज़ सुनकर मैं ख्यालात के भंवर से निकल आया। हूँ, बातें ही करो। मैंने तवील अरसे से किसी से कोई बात नहीं की। मैं ज़हनी तौर पर मुंतशिर हूँ। मैं तुम्हारे लिए किसी भी तरह नुकसानदेह नहीं हो सकती। मैं तो खुद एक कैदी हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ, शायद मेरा नाम तुम्हारा शनासा ही हो। बताओगी तो पता चलेगा। मेरा नाम दो जाना है, उसने कहा, और कुछ लम्हे मैं समझ ही ना सका कि वो क्या कह रही है। लेकिन जब उसके अल्फाज पर गौर किया तो मैं बुरी तरह उछल पड़ा। क्या? मैंने चीखती हुई आवाज़ में कहा। मैंने कहा था ना कि मेरा नाम तुम्हारा शनासा ही होगा। सुना ही है कभी मेरा नाम? तुम खातून दो जाना हो? हाँ। वो एक ठंडी सांस लेकर बोली, मैं यकीन नहीं कर सकता। शायद तुम ठीक ही कह रहे हो। कोई भी अजनबी शख्स मेरी यहाँ मौजूदगी का यकीन नहीं कर सकता। और तुम कहती हो कि तुम कैदी हो? हाँ, मैं यही कहती हूँ। बात वाकई समझ में नहीं आ रही। चलो खैर ठीक है, समझ में आए या ना आए, कम अज़ कम तुम अपने बारे में बताओ। तारुफ इस तरह होता है, यकतरफा बात कभी नहीं चलती। मेरा नाम जलाल है। सिर्फ जलाल? नहीं, जलाल सहगा। मैंने जवाब दिया और दूसरी तरफ खामोशी तारी हो गई। हेलो, तुम खामोश क्यों हो गई? मैंने कहा, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। सुनो, खामोश क्यों हो गई? बताओगी नहीं? बस खामोश ही रहना ज़्यादा बेहतर है। अरे क्यों? अभी तो तुम मुझसे बातें करने की ख्वाहिशमंद थी। तुम झूठे इंसान हो, झूठ बोल रहे हो, बकवास कर रहे हो। क्यों? मैंने हैरत से कहा। बस मैंने कहा ना, तुमसे गुफ्तगू नहीं करना चाहती। और अब मुझे ये भी शुबा होने लगा है कि शायद फार्गो ही ने तुम्हें यहाँ भेजा है। अगर तुम बताना पसंद करो तो बता दो, नहीं बताना चाहो तो ठीक है, खामोशी बेहतर रहेगी। मैंने भी लापरवाही से कहा। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो? कैसा झूठ? अपना नाम नहीं बता रहे। मेरा नाम जलाल सहगा है। ये जलाल सहगा दोबारा कैसे पैदा हो गया? क्या मतलब? वो कत्ल हो चुका है, उसने कहा, और मैं सन्नाटे में रह गया। हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे मुझ पर। मैं खामोश रहा तो वो बोली, क्यों? अब जुबान क्यों बंद हो गई? जलाल सहगा कत्ल हो गया, ये किसने कहा तुमसे? जवाब में मुझे एक कहकहा सा सुनाई दिया। फिर उसने कहा, क्योंकि जलाल सहगा को मैंने अपने हाथों से कत्ल किया है। ये दूसरा धमाका था जो मेरे जहन में हुआ। पता नहीं ये औरत मुझे बेवकूफ़ बना रही थी या फिर कोई बहुत ही पुरस्कार चक्कर चल रहा है। क्या अब भी अपने बारे में नहीं बताओगे कि तुम कौन हो? मेरा ख्याल है दिन की रोशनी हो जाने दो। मैं तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता कि यहाँ हमेशा इतनी ही तारीकी रहती होगी। दिन की रोशनी में क्या होगा? हकीकतों का इंकशाफ। क्या मतलब? ये पता चलेगा कि तुम खातून दो जाना हो भी कि नहीं। मैं तो खैर दो जाना हूँ, तुम यकीन करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जलाल सहगा किसी कीमत पर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हाथों से कत्ल किया था। मुझे नहीं, जलाल सहगा को। क्यों? क्या तुम्हें यह सब कुछ बताना ज़रूरी है? तुम जैसे इंसान को जो अपने बारे में सही बात भी नहीं बता रहा। खातून दो जाना, मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सही बता दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम मुझ पर उन हकीकतों का इंकशाफ करो जिन्होंने मुझसे मेरे होशो हवास छीन लिए हैं। जाओ, सो जाओ और बकवास मत करो। मैं तो सिर्फ ये सोचकर तुमसे मुखातिब हो गई थी कि हो सकता है तुम भी मेरी तरह कोई परेशान हाल इंसान हो, लेकिन तुम यकीनी तौर पर फार्गो का कोई फ़रेब मालूम होते हो। अब तुम जो दिल चाहे समझ लो। जाहिर है मैं तुम्हें यकीन कैसे दिला सकता हूँ। और इसके बाद मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन मुझे ये औरत
फ्रॉड मालूम हो रही थी। भला खातून दो जाना और इस तरह कैद खाने में पड़ी हुई है। ये नाम तो पूरे इलाके में गूंज रहा था और इसके बारे में पता नहीं क्या क्या कहानियां मशहूर हो चुकी थीं। अगर वाकई ये औरत सच बोल रही है तो ये इस इलाके में आने के बाद मेरे लिए हैरत का सबसे बड़ा मुकाम था। डीको के अलावा और भी मुझे जो लोग मिले थे खातून दो जाना के बारे में पता नहीं क्या क्या कहानियां सुनाते रहे। और फिर अदील कशफी और हारिस शाद ने भी खातून दो जाना ही का नाम लिया। इस औरत से तो मैं बड़े एहतमाम की तवक्को कर रहा था, लेकिन मुझे ये इस अंदाज में मिलेगी मैंने सोचा भी नहीं था। नहीं, फजूल बकवास कर रही है, यकीनी तौर पर झूठ बोल रही है। मैं उसके बारे में इस अंदाज में सोच रहा था। इसके बाद हम दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे महसूस हुआ जैसे वो सो गई हो। फिर सुबह हो गई। कैद खाने में अच्छी खासी रोशनी हो गई। औरत ने भी एक तरह से सच कहा था। कैद खाने तारीक थे, लेकिन रात की बात कुछ और थी और रात को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। इस वक्त इतनी रोशनी थी कि एक दूसरे की शक्ल बआसानी देखी जा सके और मैंने सबसे पहले उसे ही देखने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी इन्हीं कोशिशों में मसरूफ थी। उसकी आंखों में शदीद हैरत के आसार थे। कैद खाना संगी दीवारों का बना हुआ था। वो जगह जहां वो कैद थी उसमें लोहे की सलाखों का जंगला बना हुआ था और एक छोटे दरवाजे में मोटा ताला पड़ा हुआ था। उस तरफ भी और इस तरफ भी नंगा फर्श था। इस कैद खाने में एक गोशे में एक और छोटा सा दरवाज़ा नज़र आ रहा था जिसमें सलाखें नहीं थीं। ये गालिबन बाथरूम वगैरह था, क्योंकि जिस तरफ मैं कैद था उस तरफ भी एक ऐसा ही बाथरूम नज़र आ रहा था। मैंने औरत के चेहरे पर शदीद हैरत के नकूश देखे, लेकिन ये औरत ये भी कमाल की शख्सियत थी। बुलंदो बाला कद, खूबसूरत नकूश, जिस्मानी तौर पर इस कदर मौजू कि शायद उसका जवाब मिलना ही मुश्किल हो। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि जो कोई भी है शानदार शख्सियत की मालिक है। उसने मुझे जागते देखा तो वो उठकर सलाखों के करीब आ गई और तोहकमाना लहजे में बोली, इधर आओ। अंदाज भी अजीब सा था, एक तोहकमाना सी कैफियत पाई जाती थी। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा और मुस्कुराता हुआ उसके करीब पड़ गया। उसके कुछ फासले पर खड़े होने के बाद मैंने कहा, हाँ कहो। वो खुश होंठों पर जुबान फेरने लगी, फिर बोली, तुम अगर ये समझते हो कि ये शानदार मेकअप करके तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो तो ये तुम्हारे लिए मुमकिन नहीं होगा। चलो ठीक है, अब तुमने ये बात छेड़ दी है तो मेरे जहन में कुछ और सवालात भी आती हैं। तुम्हें बेवकूफ़ बनाने की वजह क्या हो सकती है? वजह? वो जहरीले लहजे में बोली, हाँ जाहिर है कोई काम किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। मैं जानती हूँ वह शैतान नित नए तरीक़ों से मुझे मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। अब उस शैतान का नाम भी मुझे बता दो। सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दो, ये मेकअप किसने किया है तुम्हारे चेहरे पर? किसी ने नहीं, और तुम खुद को जलाल सहगा कहते हो। देखिए खातून, इत्तेफाक से मैं औरतों की कुछ ज़्यादा ही इज्जत कर लेता हूँ, और अगर आप वाकई खातून दो जाना है तो फिर मुझे आपकी कुछ ज़्यादा ही इज्जत करना होगी। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होगा कि हम लोग एक दूसरे पर एतबार कर लें? और अगर ऐसा ना हो सके तो ना आप मेरा वक्त बर्बाद करें और ना मैं आपका वक्त बर्बाद करना पसंद करूँगा। आप भी कहती हैं, मैं भी कहती हूँ, बेहतर है कि हम एक दूसरे से लाताल्लुक रहें और फजूल बातों से गुरेज करें। तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो। मैं क्या चाहता हूँ अब आपको बताना बेमकसद ही रहेगा, क्योंकि आप होशो हवास से आरी मालूम होती हैं। कह लो, कुछ भी कह लो, ये भी मेरे लिए एक दिलकश तजुर्बा है। बचपन से मैं दूसरों पर हुक्मरानी करने की आदी रही हूँ, लेकिन तुम यकीन करो, बचपन में मेरी एक आया माँ थी। एक बार मेरी किसी बात के जवाब में उसने कहा था कि बेटी, हाकिमियत का जो मज़ा है उसमें कोई शक नहीं है कि उसका मिजाज ही अलग होता है, लेकिन महकूमियत का भी एक मज़ा है। तुम दूसरों पर हुक्मरानी करती हो, लेकिन अगर तुम पर कोई हुक्मरानी करे तो तुम्हें हुक्मरानी का सही लुत्फ़ हासिल होगा। और यह हकीकत है कि मैं अपने आप को ऊँट ही समझती हूँ, वो ऊँट जो पहाड़ के दामन में कभी नहीं पहुँचा और उसे किसी और बुलंदी का एहसास नहीं हुआ। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी। फिर उसने मुझे देखा तो मैंने कहा, तुम्हारी आया माँ ने ठीक कहा था। हाँ, मुझे तजुर्बा हो चुका है। तो अब मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझसे कुछ मालूम करना चाहते हो? हाँ। क्या तुम वाकई खातून दो जाना हो? अब मुझे गुस्सा नहीं आया। क्या मतलब? तुम मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है। तो फिर बार बार ये सवाल क्यों कर रहे हो? गोया मैं तस्लीम कर लूँ, तुम्हारी मर्जी। मगर खातून दो जाना, मैंने हिचकिचाते हुए लहजे में कहा। हाँ बोलो। ये नाम तो बहुत बड़ा है, पूरे इलाके में इसका नाम है। हाँ, उसने नामालूद लहजे में कहा। फिर बोली, इस नाम के बनाने के लिए जो कुछ किया उसकी मिसाल तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी।
पूरी जिंदगी सर्व कर दी थी मैंने। इसकी कोई खास वजह? हाँ। क्या? बस यूं समझ लो, एक चैलेंज कबूल किया था मैंने। किसी ने मेरे बारे में कहा था कि अब गोशा नशीन हो जाओ, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है और तुम बूढ़ी हो गई हो। बस ये बात मेरे दिल को लग गई और मैंने खुद को बहुत कुछ बना लिया। उसके बाद मैंने सवाल किया, फिर मैं खुद पर नाज करने लगी और वहीं से मेरा जवाल शुरू हो गया। बुजुर्ग गलत नहीं कहते, चिराग तले अंधेरा होता है। यहाँ तुम्हें किसने कैद किया है खातून दोजाना? सांप देखे हैं तुमने? सांप? हाँ, क्यों नहीं देखे। सांपों की कितनी किस्मों से वाकिफ हो? ज्यादा नहीं। कभी आस्तीन का सांप देखा है? मुहावराती सांप नहीं, हकीकी सांप। टूटी हुई कमर, कैंचली में लिपटा हुआ, यानी कैंचुओं की तरह रेंगता हुआ, जिसे देखकर तुम्हें एहसास हो कि यह बिल्कुल बेकार है। दोजाना का लहजा जहरीला था। मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ, मैंने दिलचस्पी से कहा। बस उसी नाग ने मुझे डसा है, मैं उसकी शिकार हुई हूं। कौन था वो? फार्गो। उसकी फुंकारती हुई आवाज सुनाई दी और मैं सन्नाटे में रह गया। मेरे ज़हन पर हथौड़े बरस रहे थे। फार्गो जीनियस, फार्गो जीनियस, कॉफी, कैद खाना, फार्गो। नाकाबिल यकीन, एक और पुरस्कार कहानी का आगाज। मेरे दिमाग को शदीद झटका लगा था। मिस्टर फार्गो और वो लड़की जीनियस भी इन्हीं रास्तों की राही थी। हालांकि शुबा पहले भी हुआ था, क्योंकि वहीं मुझ पर बेहोशी तारी हुई थी। आखिर इसकी कोई वजह भी होगी। देर तक मैं सन्नाटे में रहा। खातून दोजाना भी ख्यालात में डूबी हुई थी। फिर वो शायद मेरी तवील खामोशी पर चौंकी। उसकी आवाज़ उभरी, हेलो। मैंने भी खुद को ख्यालात के भंवर से निकाल लिया। तुम गहरी सोच में डूब गई? हाँ, बाज़ इंकशाफात ऐसे ही होते हैं। मसलन, वो बोली और मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, आइए खातून दोजाना, हम एक दूसरे को झूठी सच्ची कहानियां सुनाती हैं। इस कैद खाने में पहले आप तन्हा थीं, अब मैं मौजूद हूँ। और जब दो अफराद एक जगह जमा होते हैं तो उनका दिल चाहता है कि एक दूसरे से गुफ्तगू करें, और गुफ्तगू के लिए एक मौजू दरकार होता है। मौजू ना हो तो गुफ्तगू भी नहीं होती। अब ये अलग बात है कि हम लोग एक दूसरे पर भरोसा करें या ना करें, लेकिन वही गुफ्तगू बराए गुफ्तगू। इतनी तमहीद क्यों बांध रहे हो? वो बोली, आपने अभी सांपों का तज़किरा किया था और उसमें सांपों की एक किस्म बताई थी, यानी आस्तीन का सांप। हाँ, फिर? बूढ़ा सांप बज़ाहिर यूं नजर आने वाला जैसे वह बिल्कुल बेज़रर हो। यही तो खूबी होती है, अपने आप को बेज़रर जाहिर करके डस लेने का फन भी किसी किसी ही को आता है। बेशक, मैंने कहा, मुझे भी डसने वाला एक ऐसा ही सांप है, बल्कि सांप के साथ नागिन भी। खातून दोजाना मुझे देखती रही। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसे मेरी बातों पर कोई यकीन नहीं है। उसकी निगाहों का तीखापन इस बात का इजहार करता था, और ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिस पर इंसान दिल बर्दाश्ता हो। मैंने तो उसे पहले ही कह दिया था कि एक दूसरे को कहानी सुनाई जाए, ये भूल कर के कोई दूसरा उस पर यकीन कर रहा है या नहीं। और अगर ये खातून दोजाना ही है तो कहानी में बड़ा दिलचस्प मोड़ आ चुका है। कुछ देर खामोश रहने के बाद मैंने फिर उससे कहा, तो खातून दोजाना, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। बूढ़े सांप ने अपने साथ एक खूबसूरत सी नागिन भी पाल रखी है, देखने में साफ शफाफ, बल्कि दिलकश खदोखाल की मालिक, और अंदर से जहर में डूबी हुई। ये नागिन सांप के लिए शिकार करती है और अपना शिकार बूढ़े सांप के सामने डाल देती है। सो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। हालात को तवालत की बिना पर तफसील से बयान नहीं करूँगा। यूँ समझ लो कि मैंने थोड़ी सी शराफत से काम लिया और एक ऐसे जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ दिया जो अपने दुश्मनों में घिरा हुआ था। और जब मैंने उनकी ज़िंदगी उनके दुश्मनों से बचा ली तो वो मेरे बेहद शुक्रगुजार हुए और उन्होंने मुझे ना जाने कहाँ कहाँ भटकाया। फिर इसके बाद कॉफ़ी में बेहोशी की दवा दी और जब होश आया तो मैंने खुद को यहाँ पाया। खातून दोजाना चौंक पड़ी। उसने जल्दी से कहा, कौन थी वो नागिन? क्या जीनियस? मैं मुस्कुरा दिया। कहानी झूठी भी हो सकती है और इसमें सच भी हो सकता है। कहानी को कहानी के अंदाज में सुन रही हो ना? अपनी गुफ्तगू में तंज ना पैदा करो। अपने बारे में बताने पर आए हो तो बताओ। असल में मैं एक दिलेर आदमी हूँ और कभी भी किसी वक्त और किसी माहौल से खौफ नहीं खाता। चुनाचे जो मैं कह रहा हूँ वो एक सच है, लेकिन ये नहीं चाहता कि उस सच को सच मानना भी जाए। ये तो गुफ्तगू बराए गुफ्तगू है। तुमने जिन दो अफराद की तस्वीर खींची उसमें एक जीनियस और दूसरा बूढ़ा फार्गो है। तुम्हारी अल्फाज ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी बात को सच समझने में सबसे बड़ी मुश्किल जो मुझे दरपेश है वो ये है कि तुम अपने आप को जलाल सहगा कहते हो। हाँ, लेकिन मैं जलाल सहगा हूँ नहीं, मैंने कहा और वो चौंक पड़ी। फिर वही तो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। क्या तुम्हारे चेहरे पर जलाल सहगा का मेकअप है? बिल्कुल नहीं। क्या मतलब?
कहते हो कि जलाल सैगा नहीं हो, और ये भी कहते हो कि तुम्हारे चेहरे पर मेकअप नहीं है। यूं समझ लो मैं उसका हमशक्ल हूँ। इतना गहरा हमशक्ल? हाँ। खैर आगे कहो। अरे हाँ, तुम्हारा असल नाम क्या है? आकिल रफ़ीक। क्या मतलब? आकिल रफ़ीक का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आकिल रफ़ीक है। क्या तुम मुसलमान हो? मुसलमानों के बारे में जानती हो? क्यों, क्या मैं स्कूल की बच्ची हूँ? क्या मुझे मज़हबों और कौमों के बारे में नहीं मालूम? हाँ, खुशबख्ती से हूँ तो मुसलमान ही, लेकिन हालात ना जाने क्या क्या बना चुकी हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। ताल्लुक़ मशरिक़ से है, हाँ, मगर ये चेहरा मशरिकी नहीं है। हाँ, अब इस हाँ से आगे कुछ कहोगे या नहीं? जो कुछ तुम कह रही हो वो बिल्कुल सच है। खैर छोड़ो, ये बताओ हो किस चक्कर में? तुम्हारे चक्कर में खातून दो जाना। मैं भी मस्ती में आ गया और सच बोलना चाहता था। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि मेरा कोई भी तो ज़ाती मामला नहीं था, सब कुछ बेमकसद और बेवजह। किसी का महकूम तो था नहीं। जो कुछ भी जिसने कहा अपनी पसंद से ही उस पर आमादा हो गया, वरना किसी की उजारादारी नहीं थी मुझ पर। मैंने कहा बस यूं समझ लो कि खातून दो जाना की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ भटकता फिर रहा हूँ। मेरी तलाश तुम्हें क्यों थी? दो अफराद ने मुझे इस पर आमादा किया था। वो कौन थे? एक का नाम हारिस था और दूसरे का नाम अदील कशफी। मैंने कहा, और इस बार मैंने खातून दो जाना के चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार देखे। उसकी आंखें बदस्तूर मुझ पर जमी हुई थीं। हारिस, अदील कशफी, तुम दो ऐसे नाम ले रहे हो जो बहुत अरसे से खोए हुए हैं। इन्हीं दो अफराद ने मुझे आपकी तलाश पर आमादा किया था, एक मुनासिब मुआवजा देकर। क्या चाहते थे वो? उस खजाने का पता जो आपके जहन में महफूज है। खानम दो जाना ने आंखें बंद कर लीं, कुछ वक्त सोचती रही, फिर बोली, और यह सिर्फ इसलिए कि तुम जलाल सैगा के हमशक्ल हो। उन्होंने भी मुझे जलाल सैगा ही समझा, वो जलाल सैगा जो अपने फ़न का माहिर है, जो एक शातिर चोर और एक आला पैमाने का जुराइम पेशा है। उसके बारे में जानते हो तुम? कुछ भी नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपने कहा है खातून दो जाना कि आपने उसे अपने हाथों से कत्ल किया है, और इसमें झूठ नहीं है। वो बदबख्त मेरे हाथों मारा जा चुका है, लेकिन इन लोगों को वाकई इस बारे में इल्म नहीं, बल्कि शायद किसी को भी इल्म नहीं। मैंने ये बात सिगा राज में रखी है और दुनिया से इसे छुपाया है। यहाँ तक कि फार्गो और जीनियस को भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम। अंदाज़ा यही होता है। मगर तुमने क्या अपने आप को जलाल सैगा तस्लीम कर लिया था? मेरा मतलब है हारिस और अदील कशफी के सामने। हाँ, मेरी बका इसी में थी। क्यों, किसी मुश्किल में पड़ गए थे? बस यही समझ लीजिए। खैर, मैं तुमसे इस बारे में कोई तफसील मालूम नहीं करूँगी। तुम्हें एक खजाने की तलाश थी? हाँ। और अब भी है? नहीं। मैंने कहा और वो चौंक पड़ी। क्या मतलब? अब मुझे खजाने की तलाश नहीं है। वजह? वजह यह है कि खजाने हमेशा इसी किस्म की खौफनाक कहानियां जन्म देती हैं, और उनका हसूल इंसान सिर्फ इसलिए चाहता है कि एक आला हैसियत से ज़िंदगी गुजारे। मगर मेरा नज़रिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं बेशक उस वक्त उनके लिए खलूस दिल से काम करने के लिए आमादा हो गया, लेकिन अब ये सोचता हूँ कि ज़िंदगी ने जितने झटके खाए हैं वही काफ़ी हैं। जब मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं है तो फिर ख्वामखा झगड़ों में क्यों पड़ूं? बेकार, बेमकसद। और खातून दो जाना, एक बात आप भी सुन लीजिए। ये अल्फाज आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं कह रहा। मेरे और आपके दरमियान जितना भी ताल्लुक़ है उसमें आप यूँ समझ लीजिए कि इस वक्त के बाद से ख़जाने का जिक्र बिल्कुल नहीं आएगा। समझ रही हैं ना आप? वरना आप फ़ौरन ये सोच लेंगी कि मैं आप पर जो असर डाल रहा हूँ वो सिर्फ़ इसलिए कि आप उस ख़जाने का तज़किरा मुझसे कर दें। बराह करम उस खजाने के अलावा दुनिया के हर मौजू पर बात कर लीजिए। मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया कि खातून दो जाना मेरे इन अल्फाज से मुझसे मुतासिर हो गई है। इसके बाद वो काफ़ी देर तक खामोश रही। फिर उसने कहा, आकिल। मैं तुम्हें आकिल ही कहूँगी। जलाल सैगा कहते हुए मेरा जहन कुछ ख़राब हो जाता है। मैंने आपको अपना असली नाम इसलिए बता दिया है कि सही गुफ्तगू कर सकें हम। अच्छी बात है, तुम्हारी अल्फाज मुझे पसंद आए, शुक्रिया। तो मैं तुमसे कह रही थी आकिल कि ये बात तो तय है कि फार्गो ने ही तुम्हें यहाँ पहुँचाया है। क्यों? ये वही जानता है, क्योंकि मैं इस बारे में कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। लेकिन क्या अब यहीं कैद रहकर ज़िंदगी गुजारोगे? इरादा तो नहीं है, फ़ैसला फार्गो करेगा। मैंने कहा, उससे पहले तुम हिम्मत से काम क्यों नहीं लेते? मसलन यहाँ से निकलने की कोशिश करो। क्या इससे पहले आपने कोई कोशिश की है खातून दो जाना? हाँ, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई। तो क्या समझती हैं आप, मैं कामयाब हो जाऊंगा? नहीं, मैं ये नहीं समझती, लेकिन एक से दो बेहतर होती हैं। तुम अगर कोशिश करो तो शायद कामयाब हो जाओ।
मैं सोच में डूब गया। फिर मैंने कहा, कामयाब होने के बाद क्या होगा? बाद की फिक्र करते रहो। उसने मुझे देखते हुए कहा, इसी जज्बे को दिल में ताज़ा रखो। बाद में तकदीर जो भी फैसला करेगी वो हो जाएगा। मैं एक ठंडी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर वक्त गुजरता रहा। हम लोग अक्सर गुफ्तगू करने लगते थे। इस दौरान उसने भी मुझे बहुत सी बातें बताईं और मैंने भी अपने दिल में बहुत सी बातें सोची और उससे भी गुफ्तगू की। लेकिन जो मैंने सोचा वो ज़रा कुछ खौफनाक था। मसलन ये कि हमारे लिए अमूमन 2 अफराद खाना वगैरह लेकर आते थे। उनमें से एक पिस्तौल ताने रहता और दूसरा खाना संभाले हुए होता। इसी अंदाज में वो बर्तन लेने के लिए आते। मैंने इस दौरान उनकी आमद पर और जाने पर पूरा गौर किया और मेरे जहन ने एक मंसूबा तश्कील दिया।